हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और खर्चा 120 रुपए कर रहा है, तो ये 20 रुपए कहाँ से आए, एक्स्ट्रा 20 रुपए कहाँ से आए? सोचो सोचो। वेरी गुड। द गवर्नमेंट हैज टू बोरो दैट मनी, मतलब कि गवर्नमेंट ने वो 20 रुपए कहीं से उधार लिए होंगे। दैट्स वाई प्रिपेयरिंग अ बजट इज सो इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फॉर अवर होम, मतलब हमारे घरों के लिए ही नहीं, बट पूरी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ हम बजट को समझते हैं। बजट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपको मंथली 5000 पॉकेट मनी दे, 5000 का आप पूरा अपना एक प्लान बना लोगे कि मैं 5000 कहाँ कहाँ खर्चूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कोचिंग में फीस देनी है, यस, तो उसके लिए पैसे रखेंगे हम, ठीक है। मान लो 1500 कोचिंग में पैसे देने हैं, 800 ट्रेवलिंग में निकल जाते हैं, 700 रुपए की थोड़ा बहुत बाहर खा लिया पी लिया, पार्टी वगैरह कर ली फ्रेंड्स के साथ, 1000 रुपए तो बचाने ही पड़ेंगे ना सेविंग्स में। और 1000 रुपए के कुछ हम ड्रेस ले लेंगे, जीन टी शर्ट या फिर कुछ भी है ना, हमारी ड्रेस आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने पूरे 5000 को प्लान करेंगे, ठीक है जी। तो इस प्लानिंग को क्या बोलते हैं? इस प्लानिंग को बोलते हैं बजट, ठीक है। क्या बोलते हैं? बजट। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री का बजट बनाती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि 5000 की बजाय गवर्नमेंट जो है वर्थ लाख ऑफ करोड़ का बजट बनाती है। एक घर में अपना 1 लाख का बजट बनता होगा, 2 लाख का बनता होगा, किसी का 5 लाख का बनता होगा, किसी का 50,000 का भी बनता है। इस तरह से सबका बजट, हमारा पर्सनल प्लान एज ए स्टूडेंट 5 to 10,000 का हमारा प्लान बनता है, ठीक है। एज ए हाउस वाइफ 40 to 50,000 के खर्चे का पूरा प्लान बनाएंगी, ठीक है, वुमेन जो होती हैं। और जो मेन होते हैं वो पूरे घर का बजट बनाते हैं, तो किस तरह से वो 1 लाख रुपए अगर अर्न कर रहे हैं वो खर्चा करेंगे, 2 लाख मंथली अर्न कर रहे हैं, तो जितना भी अर्निंग है हमारी साल की महीने की, सब लोग बजट बनाते हैं। गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री का बजट बनाती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, पहली बात, जो आइटम वाइज एस्टिमेट रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स एक फिजिकल ईयर यानी एक साल का जो रिसीट और एक्सपेंडिचर है उसको शो करता है। अब जो रिसीट और एक्सपेंडिचर बजट में शो होते हैं वो एक्चुअल नहीं होती बच्चे, वो एस्टिमेटेड होती हैं। फिजिकल ईयर हम हमेशा 1 अप्रैल टू 31 मार्च लेते हैं। गवर्नमेंट बजट जो है, यहाँ तक हमने देख लिया कि गवर्नमेंट बजट कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर अपने अपनी स्टेट्स का बजट बनाते हैं। और ये क्या है? एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का एस्टिमेट्स होता है। इंडिया में बजट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, जैसे प्रेसिडेंट डायरेक्ट करें, और लेकिन मोस्टली ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ईच ईयर प्रेजेंट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बजट की स्पीच देते हैं, कॉपी जो है वो राज्यसभा में भी रखी जाती है, देन इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करके अप्रूव करते हैं। देन अगले साल से हमारा जो बजट है वो लागू हो जाता है, ठीक है। बजट हमेशा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है गवर्नमेंट की रिवील करता है कि गवर्नमेंट ने किस तरह का परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, और आने वाले साल की क्या पॉलिसीज हैं, कहाँ कहाँ फाइनेंशियल प्लान्स हैं, उसको बताता है। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है ऑब्जेक्टिव। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का मेन एम है कि हम रिसोर्सेज को रीएलोकेट करें। चलो अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि गवर्नमेंट, अब दो फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री जो है लिकर प्रोड्यूसिंग है, दूसरी फैक्ट्री जो है मान लो खादी के प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। दो फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट किसको प्रमोट करेगी? लिकर वाली को करेगी या खादी वाली को करेगी? ऑब्वियसली खादी वाली को करेगी, है ना। तो खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन देगी, मतलब उनको टैक्स में कुछ कंसेशन दे दिया, छूट दे दी, उनको सब्सिडी देगी, ठीक है। उनको सब्सिडी देगी कि उनको एनकरेज करेंगी और प्रोडक्ट्स बनाओ। और जो दूसरी हानिकारक जो वस्तुएं बना रही हैं उनको क्या करेंगे? डिस्करेज करेंगे, ठीक है। उनके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे, जीएसटी बढ़ा देंगे, राइट। तो इस तरह से गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है कि जो हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स है उनकी प्रोडक्शन को कम करे जाए, और जो अच्छी है, जो अच्छी गुड्स है उनको, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो एक तरीका होता है टैक्स कंसेशन और सब्सिडी के द्वारा, राइट। और दूसरी जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट डायरेक्टली भी प्रोड्यूस करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा लो कि मान लो, इमेजिन करो कि अगर पुलिस, आर्मी या कोर्ट प्राइवेट होती, ठीक है, तो क्या होता? तो बताओ क्या होता? सम वुड से कि पहले 500 रुपए दो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, है ना।
इट वुड बी अनफेयर, राइट। कोर्ट फिर अगर प्राइवेट होते तो बोले कि पहले यहाँ इतनी फीस रखो फिर मैं तेरे लिए केस लड़ूंगा, है ना। तो दैट वुड बी अनफेयर। सो गवर्नमेंट जो है कुछ सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज ने अपने हाथ में रखी हुई हैं और उनको जो है गवर्नमेंट खुद उसकी सर्विसेज देती है और ऐसी गुड्स को पब्लिक गुड्स बोला जाता है। और मोस्टली इसमें क्या क्या आते हैं पब्लिक गुड्स में? डिफेंस, पुलिस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक पार्क्स। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, डिफाइन पब्लिक गुड्स। एक क्वेश्चन इस तरह का आ चुका, तो आपको पब्लिक गुड्स का पता होना चाहिए कि पब्लिक गुड्स क्या है। तो पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जो कलेक्टिवली कंज्यूम होती है, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है ना। पब्लिक पार्क है, सबके लिए है भाई, सब जाओ बैठो एंजॉय करो। अब स्ट्रीट लाइट्स हैं, सबके लिए है ना स्ट्रीट लाइट्स, तो सब कोई भी बैठे सब लोग यूज कर रहे हैं पब्लिक गुड्स दैट आर एक्सक्लूसिवली फॉर एवरीवन। कोई भी इसके लिए कोई भी इसका वो नहीं है कि ये एक्सक्लूड है, ये पार्क में नहीं आ सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सो पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन कंज्यूमर। गाड़ी लेंगे जिसके नाम पे होगी गाड़ी वही यूज करेगा, कोई और तो नहीं उठा के गाड़ी चलाने लग जाएगा। दैट इज प्राइवेट गुड, है ना। किसी के नाम पे है, रजिस्टर्ड है, घर किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन जो पब्लिक है सबके लिए है, कलेक्टिवली कंज्यूम कर रहे हैं, वो पब्लिक गुड्स है। दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल। हम किसी को उसके बेनिफिट को एंजॉय करने से मना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तेरे लिए नहीं है, किसी को मना नहीं कर सकते भाई स्ट्रीट लाइट की रोशनी तेरे लिए नहीं है, तू साइड हो जा, ऐसे नहीं बोल सकते ना हम। तो दिस इज पब्लिक गुड, नॉन एक्सक्लूडेबल। अभी पब्लिक गुड्स के बाद हम सेकंड ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा आ रहा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मान एक फैमिली ए है, ठीक है, जिसकी इनकम 5 लाख पर मंथ लगा लेते हैं। एक फैमिली बी है जिनकी इनकम 8,000 पर मंथ है। जिस दो फैमिलीज हैं, गवर्नमेंट किससे ज्यादा टैक्स लेगी? फैमिली ए से लेगी ना, क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है, ठीक है। सो गवर्नमेंट रिचर लोगों से जिनकी इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स वसूलेगी देन द पीपल जिनकी इनकम कम है। कंपैरेटिवली उनकी इनकम कम है तो उनसे गवर्नमेंट टैक्स कम वसूलेगी, या फिर उनको वो अगर सीमित लिमिट में आते हैं तो उनको तो टैक्स भी फ्री है, माफ है मतलब। तो गवर्नमेंट, तो एग्जांपल लगा लेते हैं हम, जैसे इसमें कई तरह की एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, इसको मैं आपको और इलेबोरेट करूंगी अभी। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, पीएम उज्ज्वल योजना, ठीक है, पीएम उज्ज्वल योजना, मिड डे मील स्कीम, ये क्वेश्चन जो आपको पेपर्स में आ भी सकते हैं इनके ऊपर। फ्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है, फ्री गवर्नमेंट स्कूल। देन पीएम आवास योजना, ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हो, मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, ठीक है, एबीएचएस बोलते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम। सब्सिडाइज फूड थ्रू पीडीएस। कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो चलाई गई हैं, जो जिनके साथ आपको क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये स्कीम्स जो हैं, इससे वीकर सेक्शन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट आती है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं इस ऑब्जेक्टिव को लेके, कि मान लो हमारी जो है उज्ज्वल योजना, पीएम उज्ज्वल योजना स्कीम, इसमें क्या हुआ था कि पीएम उज्ज्वल योजना स्कीम के अंडर बीपीएल फैमिलीज को सब्सिडाइज रेट पे गैस सिलेंडर्स अवेलेबल करवाए हैं, ठीक है। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ से इनइक्वालिटी जो है वो खत्म करने की कोशिश की है, कि भाई जो भेदभाव है इनकम को लेके, एक कम कमा रहा है एक ज्यादा कमा रहा है, तो गवर्नमेंट जो ज्यादा कमाते हैं उनकी ही टैक्स का पैसा लेके उनको खर्चते हैं उस पैसे को पुअर सेक्शन के ऊपर, ताकि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके थ्रू द स्कीम्स जो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव। आ रहे हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव पे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या कह रही है? व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? अब लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सब टमाटर खरीदना चाहते हैं, डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, टोमेटो की डिमांड बढ़ गई, टोमेटो खरीदना चाहते हैं सब लोग, लेकिन सप्लाई तो वैसी ही चल रही है जिस पे चल रही थी, लेकिन डिमांड बहुत बढ़ गई, ठीक है। मान लो अनियन जो है, कुछ ऐसे फेस्टिवल चल रहे हैं, अनियन नहीं यूज होता, टोमेटो का यूसेज बढ़ गया। अब प्राइस जो है 30 से 120 पहुंच पर केजी, लेट सपोज। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जब भी इन्फ्लेशन कंट्री में आती है, गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देती है या फिर टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि डिमांड कंट्रोल कर सके। दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपना खर्चा कम कर देगी या फिर टैक्सेस को एक तरफ बढ़ा देगी, कि गवर्नमेंट की लोगों के पास जो टैक्स पैसा ज्यादा है वो टैक्स के थ्रू थोड़ा सा खींच लो। अपना खर्चा कम करने का मतलब कि गवर्नमेंट अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी देर पॉज कर देगी, पैसा फ्लो होना कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करती है, कोई काम चल रहा है, तो उससे पैसा फ्लो होता है, मार्केट में आएगा पेमेंट्स के थ्रू, कई तरह से पैसा आता है, लेकिन वो पैसा फिर
थोड़ी देर के लिए पॉज करने की कोशिश की जाती है जब इन्फ्लेशन आती है। ठीक है, अभी डिफ्लेशन की आपको मैं समझाती हूँ। डिफ्लेशन क्या होता है। अब मान लो लोगों ने कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि लोगों को खतरा है कि भाई मेरी जॉब चली जाएगी। मान लो, ठीक है, एक इकोनॉमी में जब कोई डिमांड कम होती है तो डिमांड कम होने का फियर फैक्टर हो जाता है कि मेरी जॉब भी स्टेबल नहीं है, मैं क्या खर्चा करूं, है ना। तो खर्चे कम हो जाते हैं। फैक्ट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन कम कर रखी है क्योंकि डिमांड नहीं है। वर्कर्स की जॉब जा रही है क्योंकि डिमांड नहीं है, फैक्ट्रीज में काम कम हुआ पड़ा है, तो वर्कर्स को थोड़ी देर के लिए निकाला भी जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस टाइम पे पैसा डालेगी मार्केट में। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, गवर्नमेंट का पैसा जाएगा और उस तरह से फिर लोगों की खर्चने की कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर लोगों की डिमांड बढ़ेगी, या फिर थोड़ी देर के लिए टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज गवर्नमेंट देना शुरू कर देगी। समझे? तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाती। अब कोविड की एग्जांपल ले लो। जब कोविड-19 निकला था, कई गवर्नमेंट्स ने क्या किया था, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा दी थी ताकि बिजनेस को प्रमोट किया जाए, जो रुके पड़े हैं, एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, इकोनॉमीज रिकवर करें, क्योंकि बहुत काम रुक गया था उस टाइम पे, है ना। आपको खुद पता है उस टाइम पे लोग तो पलायन कर रहे थे अपने अपने घरों की तरफ, है ना। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहलाती है। ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट जो बजट के बनाते समय इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये सिचुएशन है तो गवर्नमेंट वही एक्शन लेती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अब पुअर और अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस को कम करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट टैक्स को रिवाइज करेगी। ठीक है, वो टैक्स से पैसा जो आएगा वो स्कीम्स में पैसा बढ़ा देगी। अगर स्कीम्स में पैसा जाएगा उतनी ज्यादा घर कवर होंगे स्कीम्स के अंदर और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना शुरू होगा। दे आर ऑल्सो ऑन कमिंग ऑन द सेम स्टेज। वो भी थोड़ा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगी, धुआंधाड़ी से बाहर निकले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव्स का आ रहा है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। नाउ व्हाट इज दिस। अब आपसे मैं पूछती हूँ, आपको पता है इंडियन रेलवेज क्या है? क्या है? आप लोग मैसेज करिए, इंडियन रेलवेज क्या है, कौन सा सेक्टर है? गवर्नमेंट ना, राइट, गवर्नमेंट सेक्टर। तो हर कोई कंपनी रेलवे ट्रैक क्यों नहीं बना रही? प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं बना रही? किसी को क्यों नहीं पड़ी है कि हम ट्रैक्स बनाएं? क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, इनएफिशिएंसी आ सकती है, ठीक है। लेकिन रेलवेज एक नेचुरल मोनोपोली है गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है, नेचुरल मोनोपोली है। मतलब जो गवर्नमेंट है उसी के हाथ में है रेलवेज की कंस्ट्रक्शन करना, रेलवेज के ट्रैक्स बनाना, मेंटेन करना और एफिशिएंसी लेके आना। तो दैट इज नेचुरल मोनोपोली, कि वही गवर्नमेंट के हाथ में है। और भी है नेचुरल मोनोपोली, वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेनी एरियाज में। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट चला रही है उनको भी पैसा एलोकेट किया जाता है बजट में, उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए। अगर वो लॉसेस में, उसको लॉसेस से निकाला जाता है, उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है, बजट में इनके लिए भी एलोकेशन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव का है इकोनॉमिक ग्रोथ। मानते हैं, चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। सपोज गवर्नमेंट है, एक नया हाईवे बना रही है, ठीक है, नया हाईवे बन रहा है, किसको बेनिफिट होगा? किस किस को बेनिफिट होगा? बताओ बताओ। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज को होगा, सीमेंट कंपनीज को होगा, स्टील कंपनीज को होगा, ड्राइवर्स जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो गाड़ियां लेके आ रहे हैं, ढो रहे हैं सामान, उनको होगा, रेस्टोरेंट्स जो हाईवे पे रेस्टोरेंट बनेंगे उनको होगा, होटल बनेंगे, पेट्रोल पंप्स बनेंगे, शॉप्स भी खुलेंगी, ठीक है, मॉल बनेंगे, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों का भी भला होगा। एक प्रोजेक्ट कितनी इनकम के सोर्स लेके आता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसको हम मैक्रो में भी आगे और भी पढ़ेंगे चैप्टर्स में। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ मतलब है कि हर यूनियन बजट में एक थीम होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर या डिजिटल डेवलपमेंट। बजट इन्फ्लुएंस करता है टैक्सेस को, ठीक है, टैक्सेस को, सब्सिडीज को, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, रोड्स को, रेलवेज को, डिफेंस को और कई गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट बजट को बहुत क्लोजली देखते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन सबको इफेक्ट करते हैं। समझ आई? सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट और अदर इंसेंटिव्स अपने प्रोडक्टिव वेंचर्स के लिए दे रही है, वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगा इकोनॉमी में, और ज्यादा सेविंग्स लेके आएंगे। जब टैक्स रिबेट, यानी टैक्स में कुछ रिबेट दे देना, कुछ कंसेशन जैसे होता है ना, कुछ छूट दे देना, रिबेट, या फिर कोई और इंसेंटिव दे अपने प्रोडक्टिव वेंचर्स को। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाती है तब भी कई सेक्टर्स को, जैसे मैंने अभी बताया, उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो। सो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सबको इकट्ठे लेके चलना। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे, वो है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। लेकिन इससे बढ़ने से पहले मैं आपको एक
क्वेश्चन पूछती हूँ, लेट सपोज दो सिटीज हैं, एक है सिटी ए और एक है सिटी बी। सिटी ए में आईटी कंपनीज हैं, मेट्रोज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बेटर रोड्स हैं, ठीक है, प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारी नौकरियां। लेकिन सिटी बी में, सिटी बी, पुअर रोड्स, fewer schools, limited hospitals, very few industries, not poorly constructed, infrastructure नहीं है, नौकरियां भी नहीं है। Where would most of the people prefer to work? बताइए, मैसेज बॉक्स में मैसेज करिए, कहाँ जाना चाहेंगे बहुत सारे लोग? ऑब्वियसली सिटी ए, है ना, सिटी ए, क्योंकि वो डेवलपिंग है, लेकिन सिटी बी अभी बहुत पीछे है। सिटी ए में बहुत सारा काम है, we can earn money, but city B में नहीं। So the difference in the level of development between different regions is called regional disparity। जब दो regions में इतना फर्क हो, उसको हम रीजनल डिस्पेरिटी बोलते हैं। गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? गवर्नमेंट का एम है इन रीजनल डिस्पेरिटीज को रिड्यूस करना, ठीक है, गवर्नमेंट का एम है इन रीजनल डिस्पेरिटीज को रिड्यूस करना। तो गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट एनकरेज करती है इंडस्ट्रीज को, आप जाओ फैक्ट्रीज लगाओ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में लगाओ, वहां सुधार करो, वहां डेवलपमेंट करो, वहां नौकरियां निकालो। उससे क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? अरे आपको टैक्स कंसेशन मिलेंगे, सब्सिडी मिलेगी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हम देने को तैयार है। गवर्नमेंट कहती है ये चीज इंडस्ट्रीज को कि भाई हम आपको फाइनेंशियली हेल्प भी कर देंगे, हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे, ठीक है, आपको सब्सिडी भी देने को तैयार है, आप जाओ उस एरिया को डेवलप करो, वहां नौकरियां निकालो, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करो, उस रीजन को डेवलप करो, बैकवर्ड रीजन को प्रमोट करो। जैसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, तो इससे क्या होगा? नौकरियां भी निकलेंगी और दोनों कंट्रीज में, एक ही कंट्री में दोनों की डिस्पैरिटीज, रीजन की डिस्पैरिटीज भी रिड्यूस होंगी, ठीक है। सो हैव यू हर्ड अबाउट SEZ? कभी सुना है? व्हाट इज SEZ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं बेटा इनको। ये स्पेशल एरिया होते हैं जहां गवर्नमेंट कई तरह के बेनिफिट देती है अगर वहां पे जाके अपनी इंडस्ट्रीज लगाई जाए, ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर टैक्सेस भी हैं, टैक्सेस में छूट मिल जाती है, अप्रूवल बहुत जल्दी मिलते हैं ऐसे SEZ वाले जो जोन में कंपनीज जाती हैं, ठीक है। सो क्योंकि उस एरिया को बूस्ट अप करना है, उसको प्रमोट करना है, इसलिए ऐसा होता है। गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, कई इंसेंटिव्स भी लेके आई है गवर्नमेंट फॉर सम स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मणिपुर, देन वी हैव नागालैंड एंड मिजोरम, ठीक है। ऐसे स्टेट्स में को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स भी निकाली हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट और टैक्स बेनिफिट्स देने शुरू किए हैं। और है PM गति शक्ति प्रोग्राम। ऐसे PM गति शक्ति प्रोग्राम के अंदर भी कई एरियाज को डेवलप करने का जो है गवर्नमेंट ने जिम्मा उठाया है। सपोज कि एक विलेज है जो बहुत अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वहां होते हैं, लेकिन रोड्स नहीं है, सड़कें नहीं है, वहां तक जाना बहुत मुश्किल है, तो फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है, उनका सामान टाइम पे बाहर पहुंच नहीं पाता। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट हाईवे बनाएगी, रेलवे बनाएगी, लॉजिस्टिक पार्क्स रखेगी वहां पे कि अपना वो सामान उनको जाके दें। गवर्नमेंट अपना एक वहां पे लॉजिस्टिक पार्क खड़ा करेगी, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। सो PM गति शक्ति प्रोग्राम इसमें लाया गया है टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। आप लोग नोट कर सकते हो PM गति शक्ति प्रोग्राम, ठीक है। इससे कनेक्टिविटी आती है, कई गांवों को कनेक्ट किया है और बिजनेस को डेवलप किया जा रहा है, और ताकि जो ये स्कीम है इसके अंडर जो लेस डेवलप्ड रीजन्स हैं उनको प्रमोट कर सकें, ठीक है। बाकी आपको ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स के लिए मेरे ऑनलाइन सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है आपको वहां मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव पे चल रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट बनाएगी 100 न्यू हाईवेज, ठीक है, 20 एयरपोर्ट, 50 हॉस्पिटल्स। किसको जॉब मिलेगी? बताओ किसको जॉब मिलेगी? मैसेज करो मैसेज बॉक्स में। आपका आंसर क्या होगा? मैम इंजीनियर्स को मिलेगी, बट दैट इज ओनली वन पार्ट। इंजीनियर्स को तो मिलेगी, उसके साथ साथ और सोच के देखो किस किस की एम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो जाएगी। आर्किटेक्ट,
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, सीमेंट की कंपनियां, स्टील की कंपनियां, फूड वेंडर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास जाएंगे, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज. गवर्नमेंट किसी तरह से नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है लाती है, जिसमें अपनी अपनी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट कई प्रोजेक्ट्स लाई है, जैसे रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिजेस बनाने के लिए, मेट्रो, देन एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और स्मार्ट सिटीज बनाने के बहुत सारे प्रोजेक्ट लाई है, जहां बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट किया गया है. उसके अलावा कई स्कीम्स को भी शुरू किया गया, जैसे मनरेगा, जिसका नाम अभी चेंज किया है जी राम जी करके, एंड SGSRY, PMRY. कई स्कीम्स में जो है गवर्नमेंट उसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, राइट. सो दिस जब बहुत सारा एक ही स्कीम्स में बहुत सारी जो है स्कीम्स में बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लायर. हम कभी भी आपको जब सुनने में आए कि गवर्नमेंट जो है कुछ न्यू हाईवे अनाउंस कर रही है, कोई एयरपोर्ट बनाया, कोई मेट्रो बनाई, कोई रेलवे प्रोजेक्ट, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुई, ये सोचिए कितनी नई जॉब्स निकली हैं, कितने लोगों की इनकम बढ़ी है, कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी और कितनी फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. तो एक पूरी चेन है ये. कैन यू नेम 5 पीपल हु गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू मेट्रो? फटाफट मैसेज करो मैसेज बॉक्स में. एक मेट्रो बनने से किन किन को जॉब्स मिलनी शुरू हो जाएगी. इसके साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है. और अगर आपको कोई डाउट है या कोई और टॉपिक पे आप मुझे वीडियो चाहते हैं, you can message me on my number given on the screen, and for online classes you can contact me on WhatsApp. Thank you so much, all the best, and पढ़ते रहिए, खुश रहिए. Take care, bye bye.